विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव। हम भारतीय इतिहास आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, अध्याय 6 आपातकाल की घोषणा। चूंकि इससे पहले हम पढ़ चुके थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा चुनाव जीत चुकी थी 1971 का, और इसके बाद इंदिरा गांधी का बहुमत था। बहुत सारी समस्याएं थी हमारे देश में, मॉनसून असफल हो चुका था, खाद्यान्न का संकट था। इन सब बातों के बीच इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल की घोषणा में पढ़ेंगे आज हम। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया था। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश थे और इनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, इन्होंने एक फैसला सुनाया। इस फैसले ने उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया और उन्होंने कहा लोकसभा के लिए जो इंदिरा गांधी चुनी गई हैं ये अवैधानिक हैं, यानी उनका चुनाव को निरस्त करने का मन बना लिया उन्होंने। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। समाजवाद के एक नेता थे राजनारायण, और उनके उनके ने एक याचिका दायर की थी। उसी याचिका की सुनवाई के दौरान उन्होंने यह फैसला लिया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे, यानी राजनारायण द्वारा, जो समाजवादी नेता राजनारायण थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में इंदिरा गांधी के विरोध में वो खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। जो याचिका लगाई थी राजनारायण के द्वारा, उसमें यह तर्क दिया गया था कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों को लगाया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानून अब इंदिरा गांधी संसद नहीं रही, यानी कानूनी तौर पर इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही। क्योंकि जब कोर्ट से फैसला आया गया कि इंदिरा गांधी संसद के लिए अयोग्य हैं या उनका सांसद पद अयोग्य है, तो वो अब सांसद नहीं रहे। अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होता तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। इलाहाबाद के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही थी, और सांसद ना रहने पर कोई भी व्यक्ति यदि किसी पद पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो या मंत्री का पद हो, उसको अगले 6 महीने में हर हाल में निर्वाचित होना आवश्यक होता है। चूंकि उनकी निर्वाचित जो सदस्यता थी 1971 में, जो वो जीत हासिल की थी, वो समाप्त हो चुकी थी। अब वो सांसद नहीं थी। सांसद नहीं थी तो प्रधानमंत्री कैसे रह सकती? तो उनको समय दिया जाता है 6 महीने का, कि अगले 6 महीने में किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी एक आपको विजय हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है। चौबीस जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगन आदेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। अब हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला और जाकर के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पहुंचा, तो दिल्ली ने 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगन दे दिया। उस पर उसके फैसले को रोक लगा दी। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, दिल्ली वाले न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी। मतलब इंदिरा गांधी ने उसकी अपील की होगी सर्वोच्च न्यायालय में, और ये कहा कि जब तक इसकी अपील पर सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्यवाही में नहीं जा सकती, ये उनने कहा था। संकट और सरकार का फैसला। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। अब तो मैदान भी राजनीतिक संकट के लिए तैयार हो चुका था।
जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया। आपको पता हो, जयप्रकाश नारायण बिहार से थे और बिहार में छात्रों के आंदोलन में सबसे पहले इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इससे पहले वो राजनीति से थोड़ा सा मोहभंग कर चुके थे। तो जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक संविधान विशाल प्रदर्शन किया। 25 जून 1975 को इन्होंने दबाव डालने के लिए कि इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा दे दें, इसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसमूह इकट्ठा किया और एक प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। मतलब रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने घोषणा कर दी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ हम पूरे देश में सत्याग्रह करेंगे और उन्होंने भारत के सरकारी कर्मचारी, सेना इत्यादि का भी आह्वान किया कि वो इनके गलत फैसले का साथ ना दें। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनज़र जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। जब सरकार ने देखा कि ऐसी स्थिति ये बना रहे हैं तो सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की, यानी आपातकाल की घोषणा कब हो गई? 25 जून 1975 को सरकार ने आपातकाल तो घोषणा कर दी कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और ये आधार बनाया गया आपातकाल की घोषणा का कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। यानी आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में संविधान का अनुच्छेद 352 कहता है आपातकाल की घोषणा के लिए। इसी का प्रयोग उन्होंने यहां किया था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। इसमें क्या लिखा है? 352 में बाहरी या अंदरूनी गड़बड़ी होने पर सरकार आपातकाल लगा सकती है। और इंदिरा गांधी ने यही कहा था कि देश में आंतरिक या देश के अंदर गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए हम आपातकाल लागू करते हैं। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से पाकिस्तान की घोषणा नहीं, आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। मतलब अब सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और आपातकाल की घोषणा में बहुत सारी शक्तियां सरकार के पास आ जाती हैं। बहुत सारी शक्तियां इसमें सरकार को विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है। जो भी शक्तियां दी जाती हैं संघीय ढांचे को, कुछ शक्तियां राज्य को दी जाती हैं, कुछ केंद्र के पास शक्तियां रहती हैं, अब ये सब निष्क्रिय हो जाती है जब आपातकाल लग जाता है। आपातकाल नहीं होता तो राज्य की शक्तियां अलग होती हैं, केंद्र की अलग होती हैं, सबके दायरे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपातकाल लागू हो जाता है तो ये शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जो राज्य को शक्तियां अलग से दी जाती थी वो समाप्त हो जाती हैं। संघीय ढांचा अव्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। दूसरे सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है।
संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है, जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार की आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी अब सरकार को आपातकाल की स्थिति में बहुत सारी शक्तियां दे दी गई थी। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के से आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी। चूंकि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है, लागू राष्ट्रपति करता है, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और 25 जून की रात में इंदिरा गांधी ने उनको आपातकाल लागू करने के लिए कहा। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। जैसे ही राष्ट्रपति ने घोषणा की, आधी रात के बाद जितने भी सरकारी जो अफसर थे, अखबार थे, प्रेस थी, इन सब अखबार के या सब प्रेसों की लाइट काट दी गई। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बारगी रुक गया। जो विरोध चल रहा था इंदिरा गांधी का, रामलीला मैदान में जो विरोध जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जा रहा था, या देश में सत्याग्रह की जो बात की गई थी, अब सरकार, लोगों को यह पता चल चुका था कि आपातकाल लागू हो गया है, तो जाकर के ये आंदोलन जो चल रहा था वो रुक गया। हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। और सरकार के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं आपातकाल में, तो सरकार ने बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, हड़तालों पर रोक लगा दी और प्रेस की आज़ादी भी समाप्त कर दी। अब प्रेस बगैर सरकार की अनुमति के ऐसे कोई लेख नहीं लिख सकती है, कुछ छाप नहीं सकती। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। यानी जब सरकार आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है तो प्रेस को का दायित्व होता है कि वो जब भी कोई चीज़ छापे तो उससे पहले सरकार से अनुमति ले ले। इसी को प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहा जाता है, और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब सरकार ने सोचा कि कहीं सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए आरएसएस पर और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। हमको जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं, आपातकाल में ये भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएं। यानी भारतीय नागरिकों के पास अब मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए भी अदालत तक जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। सरकार ने क्या किया, एक कानून होता है निवारक नज़रबंदी, इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। निवारक नज़रबंदी अधिनियम का मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, बल्कि सरकार ये कहती है कि हमें ऐसी आशंका है कि आप अपराध कर सकते हो। तो सरकार ने निवारक नज़रबंदी नामक कानून का भी इस्तेमाल किया था। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। हमारे संविधान में एक और नियम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा बंदी बनाया जाता है तो वो अदालत में
एक याचिका लगाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। मतलब वो ये पूछता है कि हमें किस कारण से बंदी बनाया गया है, और हमको बंदी बनाया गया तो क्या समय पर गिरफ्तारी हुई, समय पर हमें अदालत में पेश किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की भी इसमें याचिका लगाने का किसी को अवसर नहीं दिया गया। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष में से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण में तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है, लेकिन सरकार का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसको कारण बताना आवश्यक नहीं है। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय और संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। मतलब कुछ हाई कोर्ट ने या कुछ उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण की हमारे पास याचिका लेकर आता है तो हम उसकी सुनवाई कर सकते हैं, ऐसा अधिकार हमको होना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जाकर के 1976 में इसको अस्वीकार कर दिया। और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। हमारे पास जो मौलिक अधिकार है जीवन का और नागरिकता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, इसको भी सरकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसले में एक माना गया। यानी इस फैसले को माना गया कि सर्वोच्च न्यायालय का ये सबसे विवादित फैसला था। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली बार लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे भूमिगत हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटसमैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। यानी दो जो अखबार थे इनमें नंबर 1 आता है इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा स्टेटसमैन। इन्होंने सरकार के द्वारा जो इनकी सेंसरशिप पर जो रोक लगाई थी, अखबारों की या प्रेस की आज़ादी को समाप्त कर दिया था, इसका उन्होंने विरोध किया। जिन समाचार पत्रों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था, देखिए अखबारों ने क्या सहारा लिया। अखबारों ने जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनको ये खाली छोड़ देते उस जगह को। जनता समझ जाती थी कि इस समाचार पर रोक लगाई गई। जैसे लिखा होगा आपातकाल में अदालत के दरवाजे बंद, ये हेडिंग है। तो इसको लिखने के बाद फिर नीचे का हिस्सा इन्होंने पूरा खाली छोड़ दिया। समझ में आ जाता था लोगों को कि यहाँ अखबार लिखना चाहता था लेकिन सरकार की रोक के वजह से कुछ लिखा नहीं है। ये भी एक इशारा था लोगों को। सरकार ने इसको भी ऑब्जर्व किया। सेमिनार और मेनस्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। सेंसरशिप को धता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज लेटर और लीफलेट्स निकले। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम करांत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी। बहरहाल मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए थे। मतलब आप इस चीज़ को भी नोट कर रहे हैं ना फणीश्वर नाथ रेणु का, कि इन्होंने कौन सी वो उपाधि लौटाई थी। हम दोनों के बारे में कहेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम और पद्मश्री से सम्मानित फणीश्वर नाथ रेणु, इन दोनों ने अपनी अपनी उपाधि वापस कर दी थी। यानी पद्म भूषण और पद्मश्री की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। लेकिन ऐसे कुछ ही लोग थे जो ऐसा कर सके थे। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की। इंदिरा गांधी के सामने
इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। यानी इंदिरा गांधी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला पारित किया था, और वो क्या था, इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान में ही संशोधन कर डाला। इंदिरा गांधी ने संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लो, संविधान सभा में संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी ने। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निर्वाचन के खिलाफ संविधान में कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती। अब क्या करोगे तुम? आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ। आप पढ़ चुके हैं कि इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए हैं। 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना। अब यहाँ देश की विधायिका के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 साल, यानी आपको पता होगा, ज्ञात हो आपको, हमारे देश की जो विधायिका है या राज्यसभा है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। यह भी आपातकाल के दौरान यह निर्णय लिया गया था। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं थी की गई थी, इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे। मतलब ये निश्चित कर लिया था कि चुनाव को भी आपातकाल के बाद 1 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं। 1975 में आपातकाल लगी थी, 77 में चुनाव होने थे, तो 1 साल और बढ़ा दिए गए। 1978 में जाकर के चुनाव कराने का उन्होंने संविधान में संशोधन कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे आपातकाल के सबक। नमस्कार।